नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपको आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है कमलेश शर्मा ने। कमलेश जी ने कुछ स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ लमसम भी है, कुछ एसआईपीज भी हैं और कमलेश जी बता रहे हैं कि अभी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, जो भी वैल्यू हो गई है इकट्ठा उनके पास, वो है लगभग 8.5 लाख रुपए। और 2026 में 15 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि मैं आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है एसआईपी के जरिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैंने जो कैलकुलेट की, कुछ 14,000 पर मंथ की आप एसआईपी कर रहे हैं और प्लस जो आपके पास ऑलरेडी 8.5 लाख रुपए हैं, इसे यदि मैं 12% से कैलकुलेट करूं तो 3 साल के बाद आपके पास लगभग 18 लाख रुपए के आसपास होने चाहिए। तो क्योंकि आपको 15 लाख की ज़रूरत है तो ये काम तो आपका हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने कहा है कि आपका 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और उसमें आपको पैसों की ज़रूरत है। तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए और उम्मीद है कि आप अच्छे पैसे जुटा पाएंगे। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ महंगाई बढ़ती है और आपके पैसे की वैल्यू कम होती है और इसलिए आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना चाहिए। जो स्कीम्स हैं आपके पास, जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड लार्ज कैप में, ठीक है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड अगेन एक लार्ज कैप फंड है, तो 2,000 रुपये और फिर 1,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ आप ये लार्ज कैप में कर रहे हैं। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसमें 2,500 की एसआईपी। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं। निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड में 1,500 पर मंथ की एसआईपी। उसके बाद मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड में भी आप एसआईपी कर रहे हैं 2,500 पर मंथ। सुंदरम मिड कैप फंड, यहाँ पर आपने लमसम किया हुआ है 68,000 रुपीज़ और एक्सिस आईटी इंडेक्स फंड में 25,000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में 2,500 पर मंथ की एसआईपी चल रही है और पीपीएफ में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फॉर लास्ट 9 years एंड 96,000 रुपीज़ इज द वैल्यू ऑफ दैट टोटल इन्वेस्टमेंट एंड LIC पर एनम 65,000 रुपीज़ आप प्रीमियम पे करते हैं। साथ में आपने कहा है कि आपके स्पाउस का जो पोर्टफोलियो है वो मैं रिव्यू करूं और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2,000, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 2,000, टाटा मल्टी कैप फंड में 2,000, एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 50,000 रुपये आपने लमसम में इन्वेस्ट किया हुआ है। सुंदरम मिड कैप फंड में 33,000 रुपीज़ आपने लमसम किए हैं 8 साल पहले। देखिए, आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं और इतने सारे फंड्स जब होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, क्योंकि आपका एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन जब आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में करते हैं तो भी आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में और मिड कैप में होता है। जब फ्लेक्सी कैप में करते हैं तब भी आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में, मिड कैप में हो सकता है, मल्टी कैप के जरिए भी होता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एसेट एलोकेशन को ठीक से समझ पाना। तो ऐसे में फंड्स कम रहेंगे तो आपका एक एलोकेशन जो है वो मेंटेन करने में आपको मदद मिलेगी। फंड्स आपके ठीक ठाक हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको ये फंड थोड़े कम करने चाहिए। आप एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड, इस तरह से फंड्स को शामिल कीजिए। एक फ्लेक्सी कैप फंड साथ में रहेगा, वो भी ठीक है। आपने जो ये कंजम्पशन जो कि थीमेटिक फंड है, साथ में एक आईटी सेक्टर फंड, उसमें निवेश किया हुआ है। फिलहाल मुझे ये सेक्टर्स एंड थीम अच्छी लग रही हैं, आप इनके साथ बने रह सकते हैं। लेकिन समय के अनुसार आपको देखना होगा, क्योंकि कोई भी थीम या सेक्टर्स हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। इसीलिए हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। फिलहाल के लिए ठीक है, जब ज़रूरत पड़े तब आप इन सेक्टर से एग्जिट करने के बारे में भी ज़रूर सोचना। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा अरुण कुमार जी ने। अरुण कुमार जी ने पूरा अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है और अरुण जी आप बता रहे हैं कि आपको चाहिए 20 करोड़ 23 साल के बाद। तो अमाउंट तो डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी किया हुआ है और 20 लाख रुपए आपके पास शेयर्स और म्यूचुअल फंड में मिलाकर हैं और
पीपीएफ और ईपीएफ में 24 लाख रुपए, बैंक एफडी में 20 लाख, होम लोन सिर्फ 20 लाख का है 10 साल के लिए, और एसआईपी आप कर रहे हैं 80,000 पर मंथ की। उसके अलावा 48,000 पर मंथ आपके जाते हैं पीपीएफ में, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में, आपके और आपके वाइफ के दोनों के मिलाकर फिर भी 48,000 रुपीज़ पर मंथ अच्छा अमाउंट है। 45 लाख पॉलिसी की मैच्योरिटी से आएंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं 12 से 15 साल में। साथ ही 50 लाख रुपए आपको आपके पेरेंट्स के अकाउंट से मिलेंगे। ओके, और एसआईपी जो चल रही हैं आपकी, पहली बात तो बता दूं कि जितना आपका निवेश है और जो आप कर रहे हैं, इस हिसाब से यदि 23 इयर्स के बाद आप देख रहे हैं 20 करोड़ रुपीस, तो ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फंड्स की। तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप एसआईपी की बात कर रहे हैं, एसबीआई मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, टाटा इंडेक्स फंड, ये कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी 50 होगा, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आई थिंक पीपीएफए, यस, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड कोटक मिड कैप फंड। तो आपके पास लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सभी तरह के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंटरनेशनल फंड आपके पास नहीं है, हालांकि थोड़ा सा एक्सपोजर आपका है थ्रू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप एक इंटरनेशनल फंड भी पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो आप इनमें से कोई एक फंड कम कर लीजिए, क्योंकि फंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंटरनेशनल फंड को आप शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड हो सकता है आपके लिए लंबे समय के हिसाब से। और यदि आप इंटरनेशनल फंड ऐड करना चाहते हैं और बिना अमाउंट बढ़ाए हुए, तो यहाँ पर आपके पास दो बैलेंस एडवांटेज फंड हैं, एक टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। आप इनमें से या तो एक फंड बंद कर दें या फिर एसआईपी के अमाउंट को कम कर लें, और उसके बजाय आप एक जैसा मैंने कहा इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राम सिंह यादव जी ने। राम सिंह जी ने बताया कि उनकी एज है 54 ईयर्स की और उन्हें चाहिए 1.5 करोड़ रुपए 10 साल के बाद, और 6,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, साथ में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है 24 लाख का। तो पहली बात तो आपने जो बताया कि आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन कौन सी स्कीम में, कौन सी कैटेगरी में, ये पता होना जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आपने 24 लाख एक साथ इक्विटी फंड में निवेश नहीं किए होंगे, बल्कि आपने उसे, या एक ही फंड में नहीं किया होगा, उसे आपने डाइवर्सिफाई किया होगा। आप स्कीम का नाम मुझे बता देंगे तो ये बेहतर होगा, तो मैं उस पर अपनी राय दे पाऊंगा। लेकिन 24 लाख रुपए लमसम और 6,000 की एसआईपी को यदि मैं 12% से भी कैलकुलेट करूं, तो आपके 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा होना मुश्किल है। मतलब 12% के हिसाब से तो नहीं हो सकते हैं। अब कितना रिटर्न मिले कि वो आपके 1.5 करोड़ बन पाए, ये देखना होगा। तो 12% के हिसाब से तो लगभग 88 लाख रुपीस इकट्ठा हो पाएंगे 10 साल में। और यदि आप उम्मीद करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट पर आपको 1.5 करोड़ रुपये मिल जाएं, तो इसका मतलब आप लगभग 18-19% सालाना रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और मेरे हिसाब से रियलिस्टिक नहीं है। तो आप ज़्यादा रिटर्न्स पाने की उम्मीद में बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलें, और एक ही फंड हाउस में या एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मल्टीपल फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, और जैसा मैंने कहा आप 10-12% की उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा होगा। आप स्टेबिलिटी के साथ साथ थोड़े अच्छे रिटर्न्स अर्न कर पाएंगे। तो आपने कौन सी स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कहां पर आप एसआईपी कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दें,
ताकि मैं आपके पोर्टफोलियो पर भी अपनी राय दे सकूं। और अब लेते हैं कुशवंत बिष्ट जी का सवाल। कुशवंत जी ने बताया है कि उन्होंने 4 फंड्स में एसआईपी शुरू की हुई है। ये फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 4000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। बिल्कुल अच्छा फंड है, आप इसमें कंटिन्यू कीजिए। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये एक टैक्स सेविंग फंड है, 4000 की एसआईपी कर रहे हैं। बिल्कुल आप बने रहिए और एसआईपी जारी रखिए। एक्सिस के बाद है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इसमें 3000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी, ये भी ठीक है। और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, जहां 2000 पर मंथ की एसआईपी है। तो लार्ज मतलब क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है वो मेजर लार्ज कैप में है, तो लार्ज कैप में आपका इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में और एक टैक्स सेविंग स्कीम है। तो सभी स्कीम्स अच्छी हैं और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है, आप बिल्कुल इनके साथ बने रह सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है टोटल वो आप कर रहे हैं 12,000 रुपया महीना, और 20 साल के बाद यदि मैं सिंपल कैलकुलेट करूं इसको 20% के हिसाब से, तो करीब 1,10,00,000 रुपए यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं 12% के CAGR से। लेकिन क्योंकि समय बहुत लंबा है, आप 20 साल की बात कर रहे हैं, यदि आप 10% से स्टेप अप करें, यानी कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहें, और इसके लिए आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार यदि आप ये सेटअप कर देंगे तो हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। तो अगर आप अभी फ़िलहाल के लिए 12,000 कर रहे हैं तो अगले साल 10% से उसे बढ़ाइए, फिर उसके बाद अगले साल 10% से बढ़ाइए, और इस हिसाब से यदि आप करेंगे तो 20 साल में 1,10,00,000 नहीं बल्कि 2,23,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं सेम रेट ऑफ रिटर्न्स पर। यदि आप 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं तो डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो आप लंबी अवधि के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को साल दर साल जरूर बढ़ाइए। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सुजॉय मंडल ने। सुजॉय जी जानना चाहते हैं कि 5 लाख रुपए यदि लमसम इन्वेस्ट करने हो 5 साल के नज़रिए से तो कौन से फंड में करना चाहिए। यदि आप 5 साल की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है हाइब्रिड की, ये मेरे हिसाब से सही रहेगी। और फंड पर मैं अपनी राय दूं तो आप मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड फंड्स हैं, आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से 5 साल के नज़रिए से सही माना जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जो जानकारी मैंने शेयर की आपके साथ ये आपको ठीक से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।